हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी क्लास 7 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर 4 रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो गर्ल्स और बॉय जो ग्रो करते हैं उसमें जो डिफरेंसेस है यानी कि जो जेंडर डिफरेंसेस है हम उसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें सोसाइटी में एक्चुअली में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और किस तरीके से एक सोसाइटी में मैनी प्रॉब्लम्स के बाद जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं और कुछ उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं वो हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, जो कि क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर है। जो जेंडर है यानी कि जब हम बात करते हैं जेंडर वर्ड की, जेंडर जेंडर क्या है? ये एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, जिसमें हम ये डिफरेंसेस करते हैं कि वो गर्ल है या बॉय। यानी कि हम अगर दूसरे वर्ड में बोले तो जेंडर जो वर्ड है वो क्या है? ये एक आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है किसी भी पर्सन के लिए कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है, यानी कि बॉय है या गर्ल है। तो वो चीज इस चैप्टर में हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि किसी भी बॉय या गर्ल को की जो आइडेंटिटी है, जेंडर क्या है? किसी भी बॉय या गर्ल के लिए एक आइडेंटिटी यानी कि एक पहचान का हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पे हम जैसे टीचर अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर द गर्ल एंड बॉय, व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू। यानी कि हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि हमारे सोसाइटी में जब गर्ल्स या बॉय ग्रो करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनको बॉय के नेचर में किसी भी सोसाइटी का बिहेवियर कैसा होता है और गर्ल्स के लिए किसी भी सोसाइटी का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। उनका जो बिहेव होता है वो किस तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी सोसाइटी में, जो गर्ल्स और बॉय हैं उसको ग्रोइंग टाइम पे। जैसे कि बॉयज को क्या करना चाहिए, गर्ल्स को क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जब सोसाइटी में एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, जैसे ही वो ग्रो करने लगता है, चाहे वो मेल हो यानी कि चाहे वो गर्ल हो या बॉय, ये सब क्या है हमारी सोसाइटी में ये सब बचपन से ही हमें सिखाया मतलब सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि हमें आगे यानी हमारा जो बिहेवियर होगा, हमारा जो नेचर होगा वो कैसा होगा, हमें कौन से काम करने होंगे और कौन से काम नहीं करने होंगे। तो ये सब चीज हमें क्या है अपनी ही सोसाइटी में उनके बिहेवियर जो हम एक्सेप्ट करते हुए रहते हैं और वो जो हमें सिखाते हैं हम उसे एक्सेप्ट करते हुए जो ग्रो करते हैं वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अगर हम आगे देखें तो वी विल आल्सो लुक एट हाउ अ डिफरेंट रूल्स अगेंस्ट टू बॉयज एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रूल्स एज अ मैन एंड ह्यूमन। यानी कि हमारी जो सोसाइटी है जब उसमें एक बॉय और गर्ल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसमें क्या है सोसाइटी हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर करती है हमारे फ्यूचर के लिए कि इन फ्यूचर में हमारा रोल एज अ मैन यानी कि एक आदमी और एक औरत के रूप में कैसा रहेगा। ये सब हमें कौन, तो हमारी सोसाइटी ही हमें सिखाती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे कि जो ह्यूमन का जो रोल होता है वो क्या रहता है, जो ह्यूमन का जो रोल है कंपेयर टू मैन, कि जो ह्यूमन की जो भी वर्क रहती है यानी कि ह्यूमन जो भी वर्क करती है उनकी कम वैल्यू रहती है कंपेयर एक मैन के काम से। यानी कि अगर कोई एक आदमी काम कर रहा है और एक लेडीज यानी कि एक ह्यूमन दोनों काम कर रहे हैं तो ज्यादा जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, तो ये एक मैन के काम की, यानी कि एक आदमी जो काम कर रहा है उसके काम की ज्यादा वैल्यू होगी कंपेयर टू एक ह्यूमन के। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, मान लीजिए कि ये एक कंपनी है जिसमें एक मैन है और एक ह्यूमन है, दोनों सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं, दोनों सेम पोस्ट पे यदि काम कर रहे हैं तो मैन के कंपेयर में क्या है, ह्यूमन को कम सैलरी दी जाएगी। मैन के कंपेयर में क्या है, ह्यूमन की जो वर्क वैल्यू है वो कम आकी जाएगी।
ये चीज हमें सोसाइटी बचपन से ही ये डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाता है। इस चैप्टर में हम ये एग्जामाइन करेंगे, ये देखेंगे कि किस तरीके से जो इनइक्वालिटी है किसमें, एक आदमी के कंपेयर में जो ह्यूमन के साथ किया जाता है अलग अलग काम के क्षेत्र में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो कि कंपनी में दो पर्सन है, ए और बी। ए मैन है, बी ह्यूमन है। मान लीजिए दोनों क्या है, एक टीचर है, दोनों मैथ के टीचर है, दोनों मैथ के टीचर है और एक स्कूल में दोनों टीचिंग का काम करते हैं। तो इस मैन को जितना टीचिंग में जो सैलरी दी जाएगी उससे कम सैलरी दी जाएगी एक ह्यूमन को। जबकि अगर रियलिटी अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो एक ह्यूमन ज्यादा काम करती है कंपेयर टू मैन के। तो यहाँ पे जो हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कामों में मैन के कंपेयर में ह्यूमन के साथ, तो उस चीज को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो सोमन है, वहां पे एक एरिया का नाम है, जैसे कि जो हमारा सोमन आइलैंड है वो बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड है जो कि कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में, साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। यानी कि जो हमारा जो सोमन है, जो हमारा सोमोआ, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमारा सोमोआ है ये एक आइसलैंड है। कहाँ पे, तो सॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, यानी कि जो प्रशांत महासागर है उसके साउथ अर्दर्न पार्ट का क्या है, एक ये आइसलैंड है। यहाँ पे 2000 मतलब 1920 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझने की कोशिश ये करेंगे कि जो सोमोआ है वहां पे जब कोई बॉय या गर्ल जन्म लेती है तो वो स्टार्टिंग में वो स्कूल नहीं जाती है। मतलब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोमोआ है वहां पे जो गर्ल्स या बॉयज जो ग्रो करते हैं किस तरीके से ग्रो करता है और उनके साथ हमें क्या डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या इक्वलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो सोमोआ है वो क्या है, एक आइस यानी कि जो प्रशांत महासागर है उसके साउदर्न पार्ट का क्या है, एक आइसलैंड है। जहाँ पे 1920 में एक रिसर्च करके एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जहाँ पे क्या है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो वहाँ स्कूल नहीं जाते हैं। वो आधे से ज्यादा जो चीज सीखते हैं वो कहाँ, तो अपने घर में ही सीखते हैं। जैसे ही वो 5 साल के हो जाते हैं तो वो अपने से छोटे भाई बहन की केयर करना, घर के छोटे मोटे काम करना और अपनों से बड़े चाइल्ड के साथ यानी कि अडल्ट के साथ मिल करके कामों में हाथ बटाने का काम वो सीखते हैं। जैसे ही वहां के बॉय 9 ईयर के हो जाते हैं तो वो अलग अलग एक्टिविटी में पार्ट लेने लगते हैं। जैसे कि जो सोमोआ है वहां की जो मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है फिशिंग। जैसे ही सोमोआ के बॉयज 9 ईयर के हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, अपने अडल्ट के साथ मिल करके मछली पकड़ना सीखते हैं बाहर जाके, यानी कि समुद्र सब में जा करके। वहीं पे जैसे कि हम बात करें, जैसे जो ओल्डर चिल्ड्रन ऑफ्टन एज यंग एज अ 5 ईयर ओल्ड टुक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही सोमोआ के बच्चे 5 साल से ज्यादा यानी कि जैसे ही वो अपने 5 ईयर कंप्लीट करते हैं फिर उनका क्या काम है, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने छोटे भाई बहन की क्या करे, केयर करे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज। जैसे ही वो दोनों 5 ईयर कंप्लीट करेंगे वे अपने छोटे भाई बहन की केयर करेंगे और जो गर्ल्स है वो घर के कामों में हाथ बटाएगी और जो बॉयज है वो बाहर जाके छोटे अपने एडल्ट के साथ मिलकर के उनके कामों में हाथ बटाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, बट बाय द टाइम a boy was about 9 year old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. जैसे ही सोमोआ के जो लड़के हैं 9 साल के हो जाते हैं तो वो बाहर जाके अदर एक्टिविटीज सीखते हैं, अलग काम सीखते हैं। जैसे मछली पकड़ना, बाहर जाके कोकोनट के ट्रीज यानी कि प्लांट लगाना। और गर्ल्स क्या करती है, गर्ल्स
कंटिन्यू करती है उस एक्टिविटी को जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे अपने जो छोटे भाई बहन है उनको केयर करना और घर में है हाथ बटाना। जब सोमोआ की गर्ल्स 14 इयर्स की हो जाती है, यानी कि जब वो टीनेजर्स एज में जब होती है, तब जाकर के उनको वहां पर थोड़ी सी आजादी मिलती है। यहाँ पे हमें जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला बॉय और गर्ल में, तो सबसे पहला क्या डिस्क्रिमिनेशन में देखने को मिला कि बॉय जैसे ही 9 ईयर कंप्लीट करता है वे बाहर जाके अदर एक्टिविटीज सीखने लगता है और अदर एक्टिविटीज काम करने लगता है, जैसे कि फिशिंग करना, कोकोनट प्लांट्स लगाना। और वही जब जब गर्ल्स 14 साल की होती है तब जाकर के उसको थोड़ी फ्रीडम मिलती है। तो यहाँ पे हमें जो बॉयज और गर्ल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि 5 साल जो है गर्ल्स को फ्रीडम नहीं मिला, बल्कि गर्ल्स के कंपेयर में 5 साल पहले ही बॉयज को फ्रीडम दे दी गई। यहाँ पे हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जैसे ही गर्ल्स 14 साल कंप्लीट करती हैं सोमोआ में, तो उन्हें भी जैसे मछली पकड़ना, घर के बाहर जाकर के प्लांटेशन के काम सीखने का मौका मिलता है, जैसे कि बास्केट बनाना हो गया, प्लांटेशन यानी कि प्लांट कहीं पे प्लांट पेड़ पौधे लगाना, कुकिंग और स्पेशल कुकिंग हाउस जहाँ पे मोस्टली बॉयज काम करते हैं वहां पे उनका हाथ वहां पे कुकिंग के टाइम पे बॉयज का हाथ बटाना यानी कि हेल्प करने का उन्हें परमिशन दी जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या है बॉयज और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, किसमें कि जहाँ पे गर्ल्स से पहले 5 साल पहले ही बॉयज को फ्रीडम दे दी जाती है, लेकिन फिर भी वहां पे जो गर्ल्स है उनको वो फ्रीडम नहीं मिल पाती है जितनी फ्रीडम एक बॉयज को मिलती है। अब बात करते हैं हम ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s, यानी कि हम इसमें ये समझेंगे कि जो 1960 के दशक में जो मध्य प्रदेश है उसमें लड़के और जो लड़कियां यानी कि जो बॉयज एंड फीमेल है वो किस तरीके से ग्रो होती है और यहाँ पे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिले। जैसे कि हमने यहाँ पे सोमोआ में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब हम अपनी कंट्री के संदर्भ में देखेंगे, कब, तो 1960 के दशक में। जैसे ही गर्ल्स और बॉय छठी क्लास में पहुंचते हैं तो गर्ल्स और बॉय का जो स्कूल होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, सेपरेट कर दिए जाते हैं। यानी कि जब 1960 का जो दशक था उसमें उस टाइम पे जैसे ही गर्ल्स और बॉय यानी कि जो गर्ल्स और जो बॉय हैं जैसे ही 6th क्लास में पहुंचते हैं तब से इन दोनों का जो स्कूल है वो क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्कूल सेपरेट कर दिया जाता है। जबकि जैसे कि दे हैड अ सेंट्रल काउंटर यार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सर्कुलेशन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि जैसे ही जो गर्ल्स हैं 6th क्लास में पहुंचती हैं तो उनका जो स्कूल है वो बॉयज से पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, हर एक एक्टिविटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो बताने की कोशिश की गई है, जैसे ही जो गर्ल्स हैं 6th क्लास में जाती हैं और जैसे उसके आगे के स्टैंडर्ड में जाती है तो जो गर्ल्स है उनके जो उनका जो स्कूल होता है उस स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड होता है जिसमें क्या करते हैं गर्ल्स अपने गेम के पीरियड में खेलती हैं, जो कि बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अलग रहता है। एक तो इस तरीके से स्कूल अलग हो गया किसका, बॉयज और गर्ल्स का। जबकि बॉयज के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं है, बॉयज के लिए स्कूल में ऐसी कोई भी गार्डन यानी कि प्लेग्राउंड नहीं है। बॉयज के लिए एक बड़ा सा खाली जगह ही क्या बन जाता है, स्कूल प्लेग्राउंड, जो वहां आजादी पूर्वक से खेल सकते हैं। यहाँ पे जो हमें सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला बॉयज और गर्ल्स में, यहाँ पे जो हमें पहला डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है बॉयज और गर्ल्स में, पहला यही है कि जो बॉयज है बॉयज के लिए कोई भी सेपरेट जगह नहीं है, वो कहीं भी फ्रीली यानी कि वो कहीं भी बिना किसी के दबाव में कहीं पे भी खेल सकते हैं, घूम सकते हैं। जबकि जो गर्ल्स है गर्ल्स के लिए एक सेपरेट जगह जो कि दुनिया से अलग करके एक छोटा सा सेपरेट सा जगह बना दिया गया है जिसमें गर्ल्स अपनी की जो भी एक्टिविटी है उसमें कर सके। तो यहाँ पे क्या है, गर्ल्स के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली, जहाँ पे बॉयज को ये खेलने की आजादी थी कि वो किसी भी
फ्री यानी कि किसी भी खाली स्थान पर जाकर के वो खेल सकता था, जबकि एक गर्ल्स को एक चार दीवार के अंदर ही खेलने की आजादी थी। तो यहाँ पे हमें ये गर्ल्स और बॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। अगर हम आगे डिस्कस करें, आगे देखें तो दिस वाज अनलाइक द बॉय who used to street as the place to stand around idling to play to try our tricks with their a bicycle. For the girls the street were simply to place go to straight home. The girls always want to in a group, perhaps become they also the carried fears of the being a tease or attack. यहाँ पे क्या है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो जब दोनों यानी कि जब गर्ल्स का जो छुट्टी होता है, आफ्टरनून में जब छुट्टी होता है, वो उनके लिए जो घर से लेके स्कूल तक का जो रास्ता है, जैसे कि ये गर्ल्स सबके ये गर्ल्स का घर होता है और ये स्कूल होता है। यहाँ से जब स्कूल से जो गर्ल्स घर को निकलती है तो इनके बीच का जो रास्ता रहता है वो सिर्फ एक सोर्स रहता है, जिससे कि जो गर्ल्स है वो घर से स्कूल और स्कूल से घर आ जा सके। जबकि बॉयज के लिए यही एक स्ट्रेट रास्ता क्या बन जाता है, साइकिल चलाने का एक रास्ता बन जाता है, खेलने का एक रास्ता बन जाता है, घूमने का रास्ता बन जाता है, अलग अलग स्टंट करने का एक रास्ता बन जाता है। जबकि गर्ल्स के लिए यही रास्ता सिर्फ एक काम करती है, गर्ल्स को घर से स्कूल और स्कूल से घर का रास्ता के लिए ये सिर्फ एक सोर्स का काम करती है। जबकि बॉयज के लिए ये एक अदर एक्टिविटीज का भी काम करती है। जैसे ही गर्ल्स के स्कूल की छुट्टी होती है तो गर्ल्स जो है वो अपना एक ग्रुप बना करके निकलती है, क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है या तो कोई उनके साथ एक डिटीज यानी कि या तो कोई उन्हें चिढ़ाएगा या उन पर कोई अटैक यानी कि उनके लाइफ पे कोई अटैक कर सकता है। इस पीरियड से जो गर्ल्स है वो डायरेक्ट स्कूल से घर और घर से स्कूल आते जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो गर्ल्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है वो ये है कि गर्ल्स के माइंड में इतना फियर डाल दिया जाता है कि यदि वो फ्रीली होकर के अगर कहीं जाएंगे तो उनपे उनके साथ या तो कोई टीज यानी कि या तो कोई उनके साथ छेड़खानी कर सकता है या उनपे कोई अटैक कर सकता है, जिसके वजह से क्या है, गर्ल्स फियर फील करके वो एक ही रास्ते से डायरेक्ट घर और घर से स्कूल आने जाने का काम करती हैं। वहीं पे जो बॉयज है स्कूल से घर जाते टाइम वो फ्रीली रहता है, वो उस रास्ते पे कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, जैसे बाईसाइकिल चलाना, साइकिल से स्टंट करना, खेलना या कहीं किसी और वे होकर के घर जाने, वो प्रॉपरली क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो उस टाइम उसके माइंड में ऐसा कोई भी फियर नहीं रहता। और बॉयज ग्रुप में भी जाते हैं और सिंगल भी जा सकते हैं, उनके मन में ऐसा कोई फियर नहीं रहता। तो हमें यहाँ पे भी गर्ल्स और बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। रास्ता एक ही है दोनों का, घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने का, लेकिन गर्ल्स के लिए वही रास्ता क्या है, सिर्फ एक सोर्स है आने और जाने का। बॉयज के लिए वही रास्ता अदर एक्टिविटीज का भी सोर्स है, खेलने का, साइकिल चलाने का, घूमने का, अलग अलग एक्टिविटीज का। अब आगे अगर हम आगे देखें तो इसी में वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी है वो हमारे माइंड में बचपन से ही क्लियर करती रहती है कि जो गर्ल्स है उसका क्या काम होगा इन फ्यूचर में और जो बॉयज है उनका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे जब दो बॉयज और गर्ल्स यानी कि जब दोनों छोटे रहते हैं, जैसे जैसे वो हमारी सोसाइटी में ग्रोस करते हैं तो वो जब बड़े होते हैं तो उन चाइल्डहुड में उन्हें जो टॉयज दिए जाते हैं वो डिफरेंसेस दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई बॉयज है उसको गन, कार्स, सुपर हीरोज जैसे टॉयज दिए जाएंगे, जबकि वहीं गर्ल है उनको किचन किट या डॉल्स दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स को ये टॉयज के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जाती है कि बॉयज का इन फ्यूचर में जाके क्या काम रहेगा और गर्ल्स का क्या काम रहेगा। हमारी जो सोसाइटी है
वो क्या करती है, गर्ल्स को जैसे कि धीरे आवाज में बात करना, तेज आवाज में बात ना करना, बॉयज को सिखाती है कि रूडली बात करना, लाउड वॉइस में बात करना। ये सब सोसाइटी इसलिए सिखाती है क्यों, क्योंकि सोसाइटी फ्यूचर में ये समझाने की कोशिश करती है जो फ्यूचर में जो उनका जो रोल रहेगा एज अ मैन और एज अ ह्यूमन, वो किस तरीके से रहने वाला है। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो बचपन से ही जो ट्रेनिंग रहती है वो बचपन से ही कराना स्टार्ट कर देती है हमारी सोसाइटी। जैसे कि हमने यहाँ पे जो एग्जांपल देखा ट्वाइस का, जैसे कि ट्वाइस दोनों क्या करते हैं, एक एंटरटेन का काम करते हैं, यानी कि बच्चों को एंजॉय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन वहीं पे जो गर्ल्स है उसको वो डॉल्स दिए जाते हैं, जबकि बॉयज को कार्स या गन्स जैसे एट्रैक्टिव टॉयज दिए जाते हैं। तो यहीं से जो क्या होती है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि एज अ मैन और एज अ ह्यूमन, जब फ्यूचर में वो मैन और ह्यूमन बनेंगे तो किस तरीके से उनका काम रहेगा, वो किस तरीके से सोचेंगे। तो ये सब जो चीज है हमें जो डेली जो रोज डेली लाइफ की जो चीजें हैं उसके माध्यम से हमें ये सब चीजें सिखाई जाती है। जैसे कि वही बात करें कि गर्ल्स कौन सा ड्रेस पहनेंगी, कौन सा गेम खेलेंगी, कहाँ खेलेंगी, ये सब हमारी सोसाइटी बचपन से ही सिखाना शुरू कर देती है। जैसे कि हमारी सोसाइटी क्या करती है, गर्ल्स को ये भी सिखाती है कि उसे कम आवाज में बात करना है, ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं करना। कहाँ हमें कहाँ उन्हें मतलब कहाँ पे कौन सी ड्रेस पहने, ये सब सोसाइटी उन्हें जो हमारे जो सोसाइटी है वो चाइल्डहुड से ही सिखाना शुरू कर देती है। जबकि बॉयज के लिए क्या है, ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं रहती। बॉयज अपने मन से कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, फ्रीली कहीं पे भी किसी से बात कर सकते हैं, उनका कोई टाइम नहीं रहता है, वो फ्रीली माइंड से अपना सारी एक्टिविटीज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी गर्ल्स के साथ हमें एक डिस्क्रिमिनेशन, एक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि जैसे कि गर्ल्स सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन गर्ल्स के साथ देखने को हमें यहाँ पे ये मिल रही है कि जो गर्ल्स है उसके साथ जैसे ही गर्ल्स चाइल्डहुड से जैसे जैसे ग्रो हो रही है, उसको वो फ्यूचर में जो वो ह्यूमन बनेगी उसकी ट्रेनिंग वो अभी से उसे दिया जा रहा है कि किस तरीके से उसे कम आवाज में बात करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कितने देर के लिए जाना है, कब तक रिटर्न आना है। ये सब चीजें सोसाइटी बचपन से ही सिखाने लगती है। उसी के कंपेयर में जो एक बॉय है जो ग्रो हो रहा होता है उस पर ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं रहती, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो अपने मर्जी से कोई भी कपड़े पहन सकता है, किसी से भी रूडली बात कर सकता है। ये सब ऐसी कोई भी पाबंदी बॉयज पे नहीं रहती है। अगर आगे बात करें, इन अ मोस्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ऑन द रूल्स मैन एंड ह्यूमन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वलिटी। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारी सोसाइटी है और हमारी जो खुद की जो फैमिली मेंबर्स होती हैं वो इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि जो उनके घर में जो बॉयज और जो गर्ल्स ग्रो कर रही हैं वो आगे इन फ्यूचर में जाकर के जो मैन और ह्यूमन बनेंगे, उनके काम की जो वैल्यू रहेगी वो इक्वल नहीं रहेगी उनके साथ। मतलब जो गर्ल्स हैं उसको किस तरीके से मतलब जो गर्ल्स हैं वो जब एज अ ह्यूमन आगे जाके सोसाइटी में जब अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ सरवाइव करेंगी, वो चीज घर से और हमारी सोसाइटी बचपन से ही सिखाना शुरू कर देती है। जैसे कि अगर जब जैसे कि ये एक हो जैसे ये घर है, इस घर में एक ह्यूमन है और एक मैन है। मैन बाहर जाके अगर जॉब करता है और ह्यूमन अगर घर का काम करते हैं तो इसके इनके घर की काम की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। जहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो काम की जो वैल्यू गिनी जाएगी, किसकी गिनी जाएगी, एज अ एक मैन की। क्यों, क्योंकि ये बाहर जाके काम कर रहा है और यहाँ पे जो ह्यूमन जो घर का काम करे उसकी वैल्यू नहीं गिनी जाएगी। तो ये सब जो चीजें ये हमें सोसाइटी और जो हमारे घर की जो फैमिली होती है वो हमें बचपन से ही ये सब चीजें सिखाना स्टार्ट कर देती है। अलग अलग डेली बेस की जो हमारी लाइफ में जो डेली बेस में जो एक्टिविटी होती है, जो हम डेली लाइफ में जो देखते हैं ग्रोइंग टाइम जब हम ग्रो हो रहे होते हैं और आगे हम अपने जनरेशन को भी ऐसा ही वो सिखाते हुए चलते हैं। यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल्स और ह्यूमन के साथ, ये जनरेशन टू जनरेशन क्या है चलता हुआ आ रहा है।
तो जिसके वजह से आज हम 21 सेंचुरी में रहने के बाद भी क्या है, काफी हद तक हमें ह्यूमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, जबकि आज के टाइम पे हम एक सबसे ज्यादा मॉडर्न टाइम में रहने के बाद भी क्या है, काफी हद तक हमें ह्यूमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, जबकि आज के टाइम पे हम एक सबसे ज्यादा मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं उसके बाद भी। क्यों? इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है मैन टू ह्यूमन के साथ, वो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है। अगर हम अब आगे देखें, यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें कि कहते हैं, इसमें जो स्टोरी दिया गया है, जैसे कि इसमें एक हरमीत है, वो क्या है, एक हरमीत, इसमें जो कैरेक्टर है, इसमें माई मदर डज नॉट वर्क, यानी कि इसमें कह रही है माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सक्यूरेशन, रोजी मैम needs volunteers, cannot you take a holiday from office and a volunteer। यहाँ पे कहती है कि जो ये गर्ल है वो अपनी मदर से कहती है कि माँ, मेरी जो स्कूल की जो टीचर है वो हमें एक्सक्यूकेशन के लिए, मतलब एक्सक्यूकेशन, ये जो गर्ल्स है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी जो क्लास टीचर है यानी कि जो रोजी मैम है, वो हम सबको स्कूल की तरफ से घुमाने को ले जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक वॉलेंटियर की जरूरत है, तो क्या आप मेरे लिए छुट्टी लेकर के, ऑफिस से छुट्टी लेकर के एक दिन के लिए वॉलेंटियर्स बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो हर बार है, जो हरमीत है उसकी माँ मतलब उसकी माँ वॉलेंटियर बन करके आती हैं, तो इस बार आप बन के आओ। क्यों? क्योंकि वह कोई भी काम नहीं करती है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि जो सोनाली, हाउ कैन यू से दैट यू नो दैट, जो जसप्रीत है, जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस होल्ड, यानी कि जो सोनाली की जो मॉम है वो सोनाली से कहती हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो, जो जसप्रीत आंटी है वो कोई भी काम नहीं करती हैं। क्यों? जबकि वो क्या करते हैं, हर रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और घर का सारा काम करते हैं। यस बट दैट नॉट अ रियल वर्क, इट जस्ट अ हाउस वर्क। जो सोनाली है वो अपनी मॉम को रिप्लाई देते हुए कहती हैं कि ये बात ठीक है कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं और घर का काम करते हैं, लेकिन वह कोई काम नहीं है, घर का कोई काम नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो सोनाली और जो सोनाली इस मदर में जो डिस्कशन चल रहा है, उसमें यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ह्यूमन घर का जो काम करते हैं उस काम को काम में नहीं गिना जाता। ये भी चीज हमें सोसाइटी बचपन से और हमारे घर में ये जो थिंक है, जो सोच है, ये हमें बचपन से सिखाई जाती है कि जो घर का जो कोई काम है वो उसे मेन यानी कि रियल काम नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो सोनाली है वो कहती हैं कि वो काम ठीक है कि वो काम करते हैं, बट वो कोई भी एक असली काम नहीं है, वो एक घर का काम है जो कि हर कोई करता है। Oh, that's what you think, do you? Let's go over to her house and ask Jaspreet what she thinks। यहाँ पे जो सोनाली है, सोनाली की जो मॉम है, सोनाली से कहती हैं चलो ठीक है, हम जसप्रीत आंटी के घर चलते हैं और उनकी जो थिंकिंग है यानी कि उनकी जो सोच है, हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। एट अ सिंह हाउस, यानी कि जब जो सोनाली और सोनाली की मॉम यानी कि जसप्रीत आंटी के जब घर पहुंचती है, तो जैसे ही सोनाली और अपनी मॉम के साथ जसप्रीत के घर पहुंचती है, जैसे ही पहुंचते तो वो कहते हैं कि हरसरन, सोनाली कहती है कि जो वो आपकी जो वाइफ है वो कोई भी काम नहीं करती है। बट इजंट दैट करेक्ट आंटी? माई मदर इज अ हाउस वाइफ, इज शी डज नॉट अ वर्क। वो कहता है कि इसने सही कहा है, मेरी मॉम काम करती है मगर सिर्फ घर का, यानी कि माई मदर इज यानी कि उसकी जो मॉम है वो सिर्फ एक हाउस वाइफ है, वो बाहर कोई भी काम नहीं करती है। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम
मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। यानी कि यहाँ पे कहती हैं कि जो जसप्रीत है वो बिना आराम किए पूरे घर को मैनेज करके रखती है, हर एक चीज बिना किसी भी चीज को चेंज किए हुए वो पूरे घर को मैनेज करके रखते हैं और बिना किसी आराम के। व्हाट फन, यू विल टेक केयर फॉर एवरीथिंग टुमारो विथ पापा, ग्रेट आइडिया। और मतलब यहाँ पे जो है वो कहने मतलब यहाँ पे जो सोनाली है, सोनाली की जो मॉम है वो जसप्रीत से कहती हैं कि एक काम करते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए स्ट्राइक पे चले जाओ, जिसके वजह से क्या है कि जो हरप्रीत है और उसके जो वो फादर है वो घर का सारा काम करेंगी। जो जसप्रीत है वो सोनाली की मॉम से कहते हैं ओके इट्स ग्रेट आइडिया, वो कल से ही स्ट्राइक पर चली जाएंगे। तो जो जसप्रीत है वो अपने पापा से कहता है ओके आई विल टेक केयर एवरीथिंग टुमारो विद पापा, मैं घर का सारा काम करूंगा अपने पापा के साथ, यानी कि अपने पापा की वो हेल्प करेगा। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है, सुबह के 7:30 बज जाते हैं। ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर माई ब्रेकफास्ट, वेयर आर एंड द चिल्ड्रन रेडी। जो हर्षप्रीत है उसके पापा कहते हैं सुबह के 7:30 बज गए, उनका नाश्ता कहाँ है, वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रहे और अभी तक हर्षप्रीत रेडी क्यों नहीं हुआ। तो उनकी जो वाइफ है वो कहती है कि आज से वो स्ट्राइक पर है, उन्हें खुद ही सारा काम आज से करना होगा। मंगला को भी उन्होंने छुट्टी दे दी है। ओहो दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। जो हर्षप्रीत है, हरमीत सॉरी, यहाँ पे जो हरमीत है उनके जो फादर है वो कहते हैं स्कूल का बस आने का टाइम हो गया और बस जा चुकी है, तो मैं इन सबको कार से ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। तो जो हरमीत है उसके पापा कहते हैं हरमीत से हरी अप, थोड़ा जल्दी तैयार हो, हमें स्कूल टाइम पे पहुंचना है और ऑफिस। फिर कहते हैं बट व्हाट अबाउट द काइंड्स लंच बॉक्स। जो हरमीत है उनकी मॉम कहती हैं कि इनकी लंच बॉक्स का क्या होगा, जो स्कूल में वो जाकर के लंच टाइम पे लंच करेंगे। ओहो फॉरगेट अबाउट दैट। जो हरप्रीत है उसके पिता कहते हैं ये तो मैं भूल गया, वो कहते हैं मैं इन्हें कुछ पैसे दे दूंगा जिससे क्या वो मार्केट से कुछ खरीद करके खा लेंगे आज। जो हरप्रीत है वो कहते हैं कि उनकी मॉम ने उसे ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो हरप्रीत और उसके जो बच्चे, हरप्रीत और उसके जो फादर है वो ऑफिस से घर आते, तो जैसे ही घर आते तो देखते हैं घर पूरा बिखरा हुआ है, जैसा का वैसा ही है। वो कहते हैं कि वो जैसे ही चाय मांगते तो वो फिर कहते हैं कि जो हरप्रीत है वो हरप्रीत की मॉम कहती है कि वो आज स्ट्राइक पे, आज वो कोई काम नहीं करेंगे। तो हरप्रीत के फादर कहता है आई फॉरगेट, वो भूल चुके थे कि आज जो हरप्रीत की जो मॉम है वो स्ट्राइक पे, आई विल मेक सम माई सेल्फ, यानी कि वो खुद ही कुछ बना लेगा। द हाउस लुक, जैसे ही हरप्रीत घर पहुंचता है तो उसको पूरा घर देखता है कि वो पूरा घर बिखरा हुआ है। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग डियर। जो हरप्रीत की जो मॉम है वो हरप्रीत के फादर से कहती हैं कि आपको कुछ याद है, जिस कंडीशन में आपने सुबह घर छोड़ के गए तो उसी कंडीशन में घर है। जो हरमीत है, हरमीत वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, यानी कि हरप्रीत ने फर्श पे क्या कर रखा था, चाय सब गिरा रखा था। ही आई वंडर आई इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम द चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग डियर। जो हरमीत है उनकी मॉम कहती हैं, हंसते हुए बोलती हैं कि आप लोगों को लगता था, आप लोगों को यकीन नहीं होता था कि वह कोई काम करती है या नहीं। फिर वो बोलती हैं कि मैं आपको ये याद दिला दूं कि आज चाचा और चाची आने वाले हैं डिनर के लिए। तो यहाँ पे जो ये स्टोरी बताई गई है, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे जो हरप्रीत की जो मॉम है, जो हरमीत की जो मॉम है, वो जो घर की जितनी भी जो एक्टिविटी यानी कि घर का जो भी काम किया करते थे तो उसकी कोई भी वैल्यू
नहीं थी। जैसे ही इन्होंने एक दिन की जो स्ट्राइक रखा कि घर का वे कोई भी काम नहीं करेंगे, तो उस दिन हरमीत और उसके फादर को ये बात समझ में आ गई थी कि वो भी एक काम है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ हाउस वर्किंग, यानी कि जो घर का जो काम होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। जो हरमीत है, हरमीत की फैमिली को इस बात का एनालाइज नहीं था कि जो जसप्रीत है वो कोई काम करती है या नहीं। जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ तब उन्हें ये बात पता चली कि घर का जो काम है वो एक क्या है, रियल वर्क है। Across the world, the main responsibility for housework and the caregiving tasks like looking after the family is child caring of child, the elder and sick member lies with human। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो घर की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रमुख कर्तव्य है जो ह्यूमन का, वो क्या उनका क्या बताएंगे कि उनका ये घर का जो काम है, जैसे कि बच्चों की देखभाल करना, फैमिली की देखभाल केयर करना, घर को क्लीन करना, जो भी घर का जो सामान है उसको रीअरेंज करके दोबारा रखना, ये सब जो ह्यूमन का जो काम है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं। ये हमें पूरे वर्ल्ड में ऐसा देखने को मिलता है, जबकि ये एक सबसे ज्यादा जो क्या है, एक रियल वैल्यूएबल काम है जिसे हम नहीं मानते, उसको हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं समझते। हम ये सोचते हैं कि जो घर का जो काम है वो एक नॉर्मल काम है, जबकि हमें ये जो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो घर को जो संभालने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसके ऊपर, हाउस वर्क, यानी कि घर का काम करने, जो घर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको वो वैल्यू नहीं देते जो वैल्यू अगर एक मैन आउटसाइड जाकर के जो काम करता है कंपेयर टू उसके। The work that a human do within the home is not a reorganized as work। यदि कोई जो ह्यूमन है अगर घर का काम ढंग से ना करे, तो यहाँ पे हमने जो स्टोरी में देखा कि यदि एक ह्यूमन घर का काम ना करे तो किस तरीके से काम का बर्डन उस पर्सन पे पड़ सकता है जो बाहर से काम करके आ रहा है, और घर किस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगा, और उस काम को हम कभी भी रिऑर्गेनाइज नहीं मानते हैं। और हम जो है वो जो घर के जो भी काम होते हैं हम उसको वो ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। अगर हम बात करें जो लिविंग डोमेस्टिक वर्कर है, यानी कि जो घर में आकर के जो महिलाएं घर में आकर के जो काम करती है, तो उसको भी हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अपनी लाइफ में जितना कि हमें देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो हमने जो हरप्रीत और जो जसप्रीत की जो स्टोरी देखी उसमें क्या है, एक डोमेस्टिक वर्कर यानी कि मंगला की स्टोरी, मंगला का भी नाम आता है, जो कि क्या है एक डोमेस्टिक हेल्पर रहती हैं। हमें बहुत से घर में ये देखने को मिल जाते हैं, जैसे खास करके टाउन्स और सिटीज में, कि जो डोमेस्टिक वर्कर है वो एक एम्प्लॉय के तौर पर हर घर में जाकर के काम करते हैं, बट उनका जो काम है, उनका जो मेजर काम होता है, जैसे कि घर की साफ सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर का खाना बनाना, और जो यंग चिल्ड्रन है या जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करना। और जो जितने भी जो ज्यादा अधिक से ज्यादा जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो कौन होते हैं, तो ह्यूमन ही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बॉयज और गर्ल्स भी, जो छोटे छोटे बॉयज और गर्ल्स होते हैं उसे भी इस काम में लगा दिया जाता है। उनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और उनकी जो रिस्पेक्ट जो होती है, जो जितने भी जो डोमेस्टिक वर्कर होती है उनकी जो रिस्पेक्ट होती है वो उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग क्या है, काफी कम रहती है। यहाँ पे हम एक स्टोरी देखेंगे जो कि जो मेलानी, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस, जो वर्किंग एक्सपीरियंस जो उनका दिल्ली में रहा था, उन्होंने उसको शेयर किया है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जब वो दिल्ली में उनका जो पहला दिन था जॉब का, वो एक रिच फैमिली में वो काम करती है, जो कि 3 फ्लोर यानी कि 3 मंजिला मकान में रहती हैं। और उनकी उस मकान की जो मकान मालिक थी यानी कि जो मैम साहब थी, वो बहुत ही स्ट्रेच यानी कि बहुत ही
क्रूर व्यवहार की महिला थी। वो उन्हें जो भी काम करवाना होता था वे क्या करती थी, अपनी जो डोमेस्टिक वर्कर है उससे लाउडली बात करके उससे वो सारा काम करवाती थी। जैसे कि और उनके घर का जो काम शुरू होता था वो सुबह के 5 बजे होता था और उन्हें खाने में क्या है, 1 कप चाय यानी कि 1 कप चाय और 2 रोटी ही मिलाकर 2 सूखी रोटी ही नाश्ते में मिला करते थे। और इनका जो काम था वो क्या था, घर की साफ सफाई करना। और इनकी जो एक बेटी थी यानी कि इनकी 2 बेटी थी जिनको वो क्या करती थी, घर के किचन के बर्तन सब साफ करने में वो लगा दिया करती थी। और उन्हें वो बताती है कि उन्हें ब्रेकफास्ट में 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी ही मिला करती थी। वहां पे तीसरी रोटी अलाउ नहीं था। इवनिंग के टाइम पे उन्हें खाना बनाना पड़ता था और उनकी जो वहां पे जो 2 गर्ल्स है उन्होंने उन्हें एक्स्ट्रा में 1 रोटी मांगती थी, तो उनके लिए वो 1 एक्स्ट्रा रोटी वो सब मतलब अपने मालिक से छुपा करके चुरा करके उन्हें देना पड़ता था। और वो भी 1 एक्स्ट्रा रोटी अपने लिए रख लेती थी, क्योंकि 2 रोटी में उनका पेट नहीं भर पाता था। फिर वो आगे अपने जो वो स्टोरी है उसको एक्सप्लेन कर, वहां पे क्या है वो बताती है कि उस मकान में ठंड के टाइम पे चप्पल पहन के घूमना उस घर में अलाउ नहीं था। जिसके कारण ठंडी में क्या उनकी जो पैर होते थे वो क्या होते थे, ठंड के कारण सूज जाते थे यानी कि फूल जाते थे। और जब वहां की जो मैम साहब थी यानी कि उस घर की जो मालकिन थी वो क्या है, हर बात पर उनसे गुस्सा करती थी। तो कभी कभी उन्हें इस जो वहां की जो डोमेस्टिक वर्कर है उन्हें कभी कभी इस बात का फील होता था और गुस्सा इस बात का मतलब गुस्सा जिन्हें गुस्सा आता था कि जो उस घर की जो मालकिन है मैम साहब है वो कितना क्रूर व्यवहार उनके साथ करती हैं और कितना डिफिकल्ट टास्क उन्हें देती हैं और उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं तो भेदभाव करते हैं। ये बात उन्हें वहां पे रियलाइज हो गई। तो यहाँ पे जो इन्होंने जो डोमेस्टिक वर्कर हैं मेनाली, इन्होंने जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया, तो इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की जो भी डोमेस्टिक वर्कर है उनके साथ किस तरीके का ट्रीट किया जाता है कहाँ, तो बड़े बड़े घरों में। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दिया है यानी कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। लेकिन बहुत से ऐसे फैमिलीज, रिच फैमिली ऐसे होते हैं जो काफी मतलब जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं तो उनकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके काम के अकॉर्डिंग पे करते हैं। तो यहाँ पे बस इन्होंने अपने लाइफ की एक्सपीरियंस बताया है। अगर हम अब आगे डिस्कस करें तो जैसे कि अदर एक्सपर्ट ऑफ हाउस वर्कर एंड केयर गिविंग दैट डू नॉट द रीऑर्गेनाइज इज दैट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि घर का जो हाउस वर्कर जो काम होता है यानी कि घर का जो काम होता है उसको हम उस काम को हम कभी भी रीऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, बल्कि जबकि जो घर का जो काम होता है वो सबसे ज्यादा टाइम को क्या करता है, कंज्यूम करता है। इनफैक्ट एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क ह्यूमन डू आउटसाइड द होम। हम मोस्टली उसी काम की वैल्यू, उसी काम को ज्यादा वैल्यू कर देते हैं जो ह्यूमन क्या करती है, घर से जाकर के काम करती हैं। We find that humans spend much more time working than men and have a much less time for leisure। यानी कि अगर हम बात करें मैन के कंपेयर में जो ह्यूमन होती हैं वो ज्यादा काम करती हैं, फिर भी हम उनके काम को रीऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। अगर कोई ह्यूमन घर से बाहर जाकर के जॉब करती है, अगर वो घर से बाहर जाकर के वो जॉब करती है तो उसके बाद भी वो घर पे आकर के कुछ घर का काम वे उनको करना पड़ता है, जिससे कि क्या है तो काम का जो लोड है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक डाटा दिखाया गया है, यहाँ पे 2 स्टेट का डाटा लेकर के दिखाया गया है, एक हरियाणा और एक तमिलनाडु। ह्यूमन का पेड और जो वर्क आवर पर वीक यानी कि इन्हें यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो 23 दिया गया है और यहाँ पे ह्यूमन अनपेड हाउस 30 हाउस पर वीक और टोटल ह्यूमन कितने हो गए ये हमें बताना था, यहाँ पे ये बताना है। और तमिलनाडु में ये नंबर कितना 1935। वहीं पे अगर मैन अगर काम करता है वर्क आवर्स पर वीक
कितना, तो 38 और 40। मैन अनपेड वर्क कितना करता है, 2 घंटे और 4 घंटे, यानी कि हरियाणा में 2 घंटे और तमिलनाडु में 4 घंटे। अब ये बताने कि मैन ने टोटल कितना काम किया और यहाँ पे ह्यूमन ने टोटल कितना काम किया। अगर हम यहाँ पे ह्यूमन को काउंट करें तो ये हमारा आएगा 53, और यहीं पे काम करें मतलब यहीं पे अगर हम ऐड करें तो ये आएगा 454। एक मिनट, पाँच 54, और वहीं पे अगर हम ऐड करें यहाँ पे तो मैन का कितना आया 40 और यहाँ पे कितना आया 44। बहुत ज्यादा टाइम आवर का यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, ह्यूमन वर्क एंड इक्वालिटी, यानी कि जो ह्यूमन काम करती हैं और उनमें जो इक्वालिटी, यानी कि हमें वहां पे जो यहाँ पे जो हम अक्सर ये होता है कि जो भी ह्यूमन काम करती हैं वहां पे उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको लो पेमेंट दिया जाता है, यानी कि लो, उनके काम की लो वैल्यू मानी जाती है। जैसे कि एक ह्यूमन जो हाउस वाइफ होती है वो घर का सारा काम करती हैं, जो भी केयरिंग का काम होता है, लेकिन फिर भी हम उसको फैमिली मैटर में गिन देते हैं कि वो उनका घर का काम है और उसे हम रिऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। जबकि ये क्या है, एक लार्ज सिस्टम है ऑफ द इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन काम करते हैं, जो हाउस यानी कि जो घर का काम करती हैं, जैसे साफ सफाई, जो भी घर की जो सामान है उसको अरेंज करना, कुकिंग करना, इस सब को हम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इनइक्वालिटी है किसमें, मैन और ह्यूमन के बीच में। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक समानता का अधिकार का सिद्धांत हम उसमें फॉलो करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन से डेट बीइंग मेल और फीमेल शुड बी नॉट अ बिकम अ रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी मेल या फीमेल के नाम पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। इन अ रियलिटी इक्वलिटी बट द सेक्सेस एग्जिस्ट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये क्या रखा है, कह दिया गया है कि कोई भी मेल या फीमेल के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने सोसाइटी में तो अक्सर हमें मैन और ह्यूमन के नाम पे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ऊपर के दोनों स्टोरी को देखें तो जिसमें कि जसप्रीत की हो गई, और जो दूसरी स्टोरी थी किसकी, दूसरा जो स्टोरी था किसका, सोमुआ का, उसमें भी हमने देखा मैन और ह्यूमन में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। मैनी ह्यूमन लाइक्स अ सोनाली mothers in the story and human the Tamil Nadu and Haryana who were the served work both inside outside the home. This work is often referred as the double burden of the human work. यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, जो यहाँ पे सोनाली है और जो हरियाणा और जो तमिलनाडु का हमने एग्जाम्पल देखा, मतलब यहाँ पे वो ह्यूमन जो घर से बाहर जाकर के भी जो काम करती हैं उन पे क्या है, काम का डबल बर्डन रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें घर आकर के भी अपने घर का काम करना होता है। अब बात करते हैं this naturally has been an impact of the whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of job and the careers they can have. यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है, जो भी क्या है, ये जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को हम कम महत्व देते हैं। यह व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्री और पुरुष के बीच में क्या है, एक असमानता का सबसे बड़ा सामाजिक व्यवस्था का एक भाग है। इसलिए इसे समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर नहीं
ही बल्कि शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है। जबकि हमारे जो संविधान है वो हमने देखा कि हमारे संविधान ने क्या कर रखा है, सबको एक इक्वल यानी कि कोई भी मैन या ह्यूमन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, इसका प्रावधान हमारे संविधान ने दे रखा है। इस चीज के लिए क्या है, लिंग भेद को मिटाने के लिए सरकार और इसके कारण को क्या है समझने के लिए इस स्थिति का क्या करता है, एक सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए क्या है, एक वचनबद्ध। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो सरकार क्या है, जो सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के पास यानी घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों के ऊपर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। किस पे, तो जो गर्ल्स हैं उनके स्कूल और जॉब पर जाने पर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, सरकार इस चीज को वो क्या कर रही है, तो जान रही है। तो उसके बाद फिर अगर देखें तो इससे यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर जाकर के काम कर सकती हैं या नहीं। तो किस प्रकार काम या क्षेत्र कार्य चुने, मतलब यहाँ पे समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और जो घर के काम का जो बोझ है महिलाओं के ऊपर पड़ता है, स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल पर जाने पर भी पड़ता है। इससे यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर जाकर के काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो वो कौन सा काम करेंगी और किस सेक्टर में जाकर के वो काम करेंगी। पूरे देश में कई गांवों में जो शासन ने क्या है, आंगनबाड़ी और जो बाल बाड़ियां हैं यानी कि आंगनबाड़ी और जो चाइल्ड केयर सेंटर है उन्होंने क्या कर रखा है, बनवा रखा है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत क्या, यदि किसी भी संख्या में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे यानी कि उसे वैधानिक रूप से क्या है, बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। किसकी सुविधा देनी होगी, तो बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर के काम करने की सुविधा भी मिल जाएगी, और इससे क्या होगा, इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाने की जो संभावना है वो भी क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने चैप्टर 4 डिस्कस किया, ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि जब लड़के और लड़कियां बढ़ते हैं तो किस तरीके से उनके साथ शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट किया जाता है, और इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि एज अ फ्यूचर इन फ्यूचर एज अ मैन और ह्यूमन उनका रोल क्या रहेगा और किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।